आप जो है कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो मेडिकल फील्ड के लिए बने ही नहीं हैं, उनका ओरिएंटेशन ही बिल्कुल अलग है, वो टॉकेटिव होते हैं, वो अदर फील्ड में बहुत अच्छा करेंगे, तो हम उनको भी सजेस्ट करके साफ साफ बता देते हैं हम्म। कि आपको अब प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, आपका सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल है। आप लोगों ने एक फुटप्रिंट बना दिया है, बहुत से लोग उसको फॉलो करने आ रहे हैं। बिल्कुल। मेरा प्रश्न ये है कि उनके लिए कुछ सजेशन होगा जो कि वो स्ट्रेस ना रहे, काम को स्मूथली कर लें। देखिए, सबसे पहले तो हम बच्चों को जब हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं ना, तो ये हम सब हर बच्चा अलग होता है, हम सब बच्चों को एक जैसा ट्रीट नहीं करते। बिल्कुल। बट इस बीच में तब यही प्रश्न उठता है कि इलाज पे लापरवाही बरती जाती है। सही बात। क्या कंपटीशन ही इलाज के प्रति लापरवाही बरत रही है? हर साल आती है नीट के कुछ बच्चों ने छत से कूद दिया या किसी ने फांसी लगा ली, हालांकि छत्तीसगढ़ में ये रेशो अभी कम है। बिल्कुल। क्या सजेशन रहेगा ऐसे इतना कुछ बनने के बाद भी डॉक्टर अपने आप को कहाँ पे कमजोर पा रहे हैं? क्या काउंसलिंग कमजोरी है या कुछ इनर मैनेजमेंट की बात होती है या अपनी बातें वो मरीज के परिजनों को सही ढंग से समझा नहीं पाते कि ये बीच में फिर एक नियोसिंस क्रिएट होता है। नमस्कार दोस्तों, हॉस्पिटल के दौरे पे आज एक और अस्पताल, एक और शख्सियत जो अलग कार्य करने के लिए ही जाने जाते हैं, और मैं अक्सर अपने पॉडकास्ट पे, अपने दरबार पे ऐसे ही लोगों के साथ में बैठता हूँ जो कुछ अलग हटके काम करते हैं, जो लीग से थोड़ा अलग हटके चलते हैं। तो आज इसी दौरे को तलाश करते करते मैं पहुंचा हूँ श्री अमृतम हॉस्पिटल पे, और वहाँ पे हम बैठ गए हैं डॉक्टर सुनील मल जी के साथ में। अब परिचय यह है कि डॉक्टर सुनील मल यूँ तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, लेकिन अब वो मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चला रहे हैं। तो एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मल्टी स्पेशलिटी का सफ़र, इसके साथ साथ में वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट और भी रन करते हैं। ये 3 अलग-अलग सेगमेंट बात करेंगे डॉक्टर सुनील मल जी से। तो डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। और हमें समय देने के लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दे दूँ पहले से ही। डॉक्टर सुनील, जैसे कि मैंने पहले ही शुरुआत में कहा कि बिल्कुल। आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। बिल्कुल। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ-साथ में आप एक नीट की कोचिंग भी कराते हो, बिल्कुल। और फिर ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहाँ पे हम बैठे हैं, ये तीनों चीज़। ये अगर नाम भी रखा तो श्री अमृतम, अस्पताल कम आध्यात्मिक ज़्यादा लगता है। बिल्कुल। इस नाम के पीछे क्या आ गया? अलग अस्पताल तो बड़े-बड़े रखते हैं कि बड़ा-बड़ा अच्छा नाम हॉस्पिटल से मिलता हो। जब अमृतम कोई देखता है तो उसको लगता है कि किसी मैं आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहा हूँ। नहीं, नाम ऐसा है कि ये हम इस हॉस्पिटल में 3 पार्टनर हैं, हुँ, तो हम तीनों जब मिल के बैठे थे, तो उसमें बहुत सारे नामों पे विचार हो रहा था। तो उसमें से सबको जो एक सजेशन आया श्री अमृतम रखा जाए, हुँ, तो ये नाम सबको बहुत पसंद आया। जी। और ये आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में इस नाम से हॉस्पिटल भी नहीं है, नहीं, कोई नहीं है, मैं तो थोड़ा यूनिक था और हुँ, अच्छा भी था। हुँ। इस वजह से हमने इसका नाम जो है श्री अमृतम रखा। यूनिक था इसलिए आपने इसलिए नाम रखा, छत्तीसगढ़ में कोई नहीं है ये कोई भी। नहीं। और मैंने आपको पहले बता दिया बिल्कुल। कि ऐसे 3 अलग सेगमेंट में काम करने वाले भी कोई नहीं है। पहले है डॉक्टर सुनील मल्ल जी। डॉक्टर सुनील जी, जी। ऑप्थेल्मोलॉजी में आपने मास्टर डिग्री लेने के बाद बिल्कुल। आप एक सेंटर खोलते हो, बढ़िया चलता है। बिल्कुल। फिर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट पे रुझान क्यों आया आपका? एक्चुअली कोचिंग मैं बहुत पहले से ही रन कर रहा था, हुँ, लेकिन वो बहुत प्रोफेशनली रन नहीं कर रहा था। हुँ, मतलब दूर वैसे जाके पढ़ाने का काम, हुँ, और कुछ स्टूडेंट आ गए थे, हम उसको, क्योंकि इनिशियली जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो तो आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, पेशेंट आपके पास थोड़े कम आते हैं, और तो उस फ्री टाइम में हम लोग क्या करें अब? तो उस हुँ, समय पढ़ने पढ़ाने का शौक था, तो स्टूडेंट्स को कुछ मैंने ऐसे ही फ्री में पढ़ाना स्टार्ट किया। हुँ। और उस समय मैंने एमबीबीएस स्टूडेंट को पढ़ाता था, जो प्री अच्छा, पीजी के लिए कोचिंग प्री करवाते थे। पीजी की हाँ, कोचिंग करते थे मेडिकल के लोग। मेडिकल के लिए। तो वो कोचिंग अभी भी चल रही है, हालाँकि पीजी वाले बैच मेरी अभी भी कंटिन्यू चलती है। हुँ, और लेकिन उन्हीं बच्चों ने फिर सजेस्ट किया कि आप सर जो है, अंडर ग्रेजुएट की कोई भी अच्छी कोचिंग यहाँ नहीं है, हुँ, नीट के लिए कोई भी अच्छी कोचिंग नहीं है, तो आप उसको स्टार्ट कीजिए। हुँ। तो उनके सजेशन से ही फिर मैंने यूजी की कोचिंग स्टार्ट की, और वो काफ़ी हमारा सक्सेसफुल वेंचर रहा। जब इतने सारे ऑलरेडी पड़े हैं, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट यहाँ पे पहले से रन कर रहे हैं और वो बिल्कुल। नेशनल ब्रांड है, बिल्कुल। उस बीच में आपका जो एसवी एजुकेशन है, बिल्कुल। वो अपने आप को यूनिक कैसे बनाता है? देखिए, जो बड़े ब्रांड्स हैं वो बहुत ज़्यादा, जैसे आप एक कहा जाए, वो लोकल लोगों की नीड को कैटर नहीं कर पाते हैं। हुँ, ये छत्तीसगढ़ का जो बच्चा है, जो यहाँ से पढ़ के निकलता है, हुँ, आप देखेंगे यहाँ का जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, दिल्ली बॉम्बे की स्टैंडर्ड से थोड़ा सा पुअर है।
थोड़ा खराब है, मतलब टीचिंग का स्टैंडर्ड जो टीचिंग है का ना जो आपको स्टैंडर्ड, ठीक है, बिल्कुल इसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। करते हैं, सिलेबस वाइज भी है। बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस है, तो वाह, कई बार क्या होता है कि वहाँ के टीचर जिस स्टैंडर्ड से जो टीच करते हैं ना, वो यहाँ हम्म, के बच्चों से सिंक नहीं हो पाता है। अच्छा, यहाँ के बच्चों को बहुत बेसिक पढ़ाई की ज़रूरत होती है, उनको समझने की ज़रूरत होती है, प्लस कई बार बहुत बार लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है। हम्म, जो बड़े ब्रांड्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी अगर आप टीचिंग देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा वो जो इंग्लिश टर्म्स का यूज करते हैं। जी हाँ, हमारी जी हाँ, टीचिंग थोड़ी इंग्लिश है, मतलब हिंदी भी हम यूज करते हैं, इंग्लिश भी यूज करते हैं, हम्म, तो इस वजह से बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। हम्म, प्लस जो सबसे बड़ा स्पेशलिटी हमारी है कि हम टू द पॉइंट पढ़ाते हैं। हम्म, जैसे आप एक टॉपिक को अगर पढ़ाना है तो आप चाहें तो उसको एक 11th-12th के स्टैंडर्ड का भी पढ़ा सकते हैं, आप हम्म, चाहें तो उसको बीएससी लेवल का भी पढ़ा सकते हैं, हम्म, आप चाहें तो उसको पीएचडी तक भी ले जा सकते हैं। हम्म, लेकिन एक नीट का एग्ज़ाम, अभी अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ हाँ, मैं, हाँ, नीट यूजी क्रैक करने के लिए आपको एक एक बेसिक लेवल की पढ़ाई की ज़रूरत है, हम्म, ताकि उस कंटेंट को आप पढ़ें और उसको बार-बार रिवाइज़ करें, उससे आपका रिज़ल्ट आ जाए। ठीक है, तो टू द पॉइंट और बच्चों से हम सिंक करके रहना, यही हमारी फिलॉसफी है हम्म, और इसी वजह से हम सक्सेसफुल हैं। चलिए, आप जगदलपुर से हैं, बस्तर से, जगदलपुर बिल्कुल, से, और वहाँ से आपने उसमें पीएमटी क्वालिफाई करके आए थे, बिल्कुल, और आप एम्स दिल्ली, दिल्ली से पढ़ा वहाँ हूँ। से आपने पढ़ाई की। बिल्कुल। तो छत्तीसगढ़ आकर के रायपुर आने के पीछे क्या था? जो दिल्ली बम्बई जाता है जल्दी लौटता नहीं है। एक्चुअली मेरा नेटिव प्लेस यही है, मैं तो वापस जगदलपुर जाने के प्लान में था, हम्म, लेकिन फिर वहाँ पर उस समय कुछ अपॉर्च्युनिटी नहीं थी। हम्म, बहुत सारे चीज़ों को ऑब्स्ट्रक्शन आया, तो फिर डिसाइड ये किया कि रायपुर में ही सेटल होते हैं। हम्म, प्लस मेरे कुछ मित्र जो हैं, डॉक्टर चारू, डॉक्टर अनिल, डॉक्टर विनय भी यहाँ, इन लोगों ने भी सजेस्ट किया कि हम यहीं मिलकर प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। हम्म, तो इस वजह से मैं रुक गया और बाहर रहा मैं तो करीब-करीब आप समझिए 2.5-3 महीने में जर्मनी में भी कुछ बीच में रहा। हम्म, लेकिन मुझे कभी भी इंटरेस्ट नहीं था कि मैं बाहर रहूँ। हम्म, मेरा प्लान हमेशा से यही था कि वापस आना है। लगभग 2009 की बात है जब आप लोगों ने चालू किया, 2000 लगभग हाँ, हाँ, लगभग 2007 से हम लोगों ने चालू प्रैक्टिस किया। स्टार्ट मैं करी। मेरी मुलाकात आपसे हाँ, 2009 9 में में हुई हुई थी। मैं थी। आपको जानकारी दूँ, 2009 में 2 लोग रहा करते थे ऑप्थेल्मी में, जिससे मेरी अक्सर मुलाकात होती थी। मतलब 2-1 महीने में तो मैं इन चारों से मिल लिया करता था। बिल्कुल। डॉक्टर अनिल, हुँ, डॉक्टर विनय, डॉक्टर सुनील मल जी, और डॉक्टर चारू हुँ, कलमकार। ये 2 लोग एक तरफ रहते थे, 2 लोग दूसरे कोने पे हुआ करते थे। बिल्कुल। और दोनों की ट्रेनिंग इतनी हुई कि फिर इन्होंने करीबन ऑलमोस्ट 5-6 साल लगा आप लोग को एक हाँ, जॉइंट वेंचर पे वेंचर ला गया। और बनाने ये के। पहला था यूनिट कि ऑप्थेल्मोलॉजी के 4 लोग मिलकर के 4 अलग-अलग डायमेंशन पे काम कर लें। और ये चारों के नेचर भी बहुत बड़े अलग-अलग टाइप के हैं। डॉक्टर सुनील मल बड़े एकेडमिक हैं। बिल्कुल, मैं सही जा रहा हूँ, 4 बिल्कुल, लोग का क्वालिटी बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल, कैसे इन्होंने श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल को स्टेबल स्टार्ट किया, किया। जो मेरी आँखों के सामने हुआ। डॉक्टर सुनील मल को ना पढ़ने का बड़ा शौक है और पढ़ाने का, तो एकेडमिक बहुत अच्छे हैं, इनके पास में एकेडमिक नॉलेज बहुत है। लेकिन वही इनके दूसरे पार्टनर थे डॉक्टर चारू कलमकार, हाँ, उनको ना ऑपरेशन करने का बड़ा हाँ, शौक, क्लिनिकली बहुत अच्छा है, क्लिनिकली बहुत बहुत अच्छे, अच्छा। और सर्जिकल मास्टर आदमी, उनको मास्टर सर्जरी है करने वो, में बड़ा मजा आता है। मज़ा क्लिनिकल आता है, जितना भी टाइम बिल्कुल, वो लोग करते करता रहेंगे। रहेगा, बिल्कुल। डॉक्टर अनिल में जो चीजें हैं, वो इनर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, हाँ, सही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और डॉक्टर विनय जायसवाल, हुँ, ये बाहर का सारा काम को मैनेज करना बड़े बिल्कुल, बखूबी से जानते हैं, शायद इसलिए वो नेता बन गए। बिल्कुल, ये 4 लोगों ने मिलकर के ये जो एक हॉस्पिटल, और पहली बार ऐसा हुआ कि 4 डॉक्टरों ने मिलकर के श्री गणेश विनायक को दिया, और आज गणेश विनायक जो है एक अच्छे मुकाम पे है। हुँ। इसके अलावा कुछ और सोच थी क्या आप लोग की चारों आने की? नहीं, एग्ज़ैक्टली यही सोच थी हमारी। एक्चुअली कोई भी सिस्टम को अगर आपको चलाना है, एक सिस्टम ही है हॉस्पिटल अगर आप सिस्टम देखें, सिस्टम है, तो राइट। सिस्टम में एक तो सबसे पहले प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। हुँ, अगर वो प्रोटोकॉल बन गया तो उसको फॉलो कैसे करेंगे? हुँ, और जब आप फॉलो कर रहे हैं तो फिर उसमें बहुत सारे नुएंसेस होते हैं। एक तो फॉलो आपको लोगों को में फॉलो करवाना है, हुँ, प्लस उसको क्लिनिकली भी फॉलो करना है। हुँ, और जब आप इस काम को करना स्टार्ट करते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, हुँ, बाहर से लोगों के। तो ये सारी चीज़ों को हम चारों लोग मिलके बहुत अच्छे से हैंडल करते थे। ठीक है। इसी वजह से अब अगर आप देखेंगे तो आज के डेट में जो हमारा आई हॉस्पिटल है वो सेंट्रल इंडिया में भी नाम जाना जाता है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग इसको बिल्कुल सेंटर इंडिया एप्रिशिएट में। करते हैं। और कैंप लगाने में आप लोगों की बड़ी मास्टरी हुआ मास्टर करती थी, ज़्यादा भी चलते हैं उसके। फिलहाल थोड़ा-सा अब आई से हटते हैं, फिर आप कोचिंग पे रन करते रहे, अभी आपने बिल्कुल, बता दिया कि आपने बिल्कुल, अंडर ग्रेजुएट के लिए चालू किया नीट का। बिल्कुल। फिर ये ऑप्थेल्मी से हट कर के देखिए मल्टी स्पेशलिटी पे आना, मतलब आँख में क्या पढ़ ले रहे थे आप लोग कि आँख के अंदर झाँकते-झाँकते पूरे बॉडी का ही इलाज करना है? एक्चुअली वो कोरोना टर्निंग पॉइंट था। कोरोना अच्छा, के टाइम में जो है
एक मेरा मित्र हैं डॉक्टर विनोद लालवानी और हम्म। डॉक्टर अमित मुखर्जी, इनके साथ हमने एक छोटा सा स्वास्थ्य हॉस्पिटल स्टार्ट किया था, मल्टी स्पेशलिटी। हाँ। तो उस समय कोरोना की जो वेव आई थी, उस वेव में हमने पेशेंट को बहुत ज़्यादा सफ़र करते हुए देखा। तो वो टर्निंग पॉइंट था, उसी मोमेंट हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक प्रॉपर एक अच्छा मल्टी स्पेशलिटी यहाँ होना चाहिए, जो एनी टाइम जो है लोगों को इमरजेंसी में सर्विस दे सके। तभी आप देखेंगे तो ये हॉस्पिटल मेनली हम लोग इसमें इमरजेंसी ही डील करते हैं। हम्म। सर्जिकल के केसेस, आईसीयू के केसेस, ट्रॉमा के केसेस, इन पे ही हमने फोकस किया है। तो टर्निंग पॉइंट बस सेवा ही रहा है। चीज़ों को देख के काफ़ी दुखी हुआ मन, और ऐसा लगा कि एक ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ पर एक प्रॉपर अच्छे रेट में और एक अच्छा सेवा हम दे सकें। प्लस हमारे अपने लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको इलाज की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टरी फील्ड में है। तो अब भले हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, लेकिन परिवार के लोग जो हैं हर विषय में हमसे सलाह मशवरा करते हैं। बिल्कुल। तो उनको भी देख के ऐसा लगता था कि कई बार हम कहीं दूसरी जगह भेज रहे हैं तो वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं या कुछ और इशू आ रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देख के हमने इस अमृतम हॉस्पिटल को तो स्टार्ट अमृतम, किया। जैसे आपने कहा कि आप यहाँ पे बड़े सेलेक्टिव सर्जिकल केसेस लेते हैं, बिल्कुल। तो अमृतम की पहचान किन चीज़ों पे होनी चाहिए? ये न्यूरो सर्जरी, हम्म। सर्जरी, आईसीयू के केसेस और क्रिटिकल केयर के केसेस, इन चीज़ों के लिए ही मेनली ये जाना जाता है। हम्म। इन्हीं पे हम मेनली काम कर रहे हैं। कितना शांतिपूर्ण काम रहता है। आप थर्मिक का साफ और सवेरे पूरे मरीज देखो, दोपहर के आप खाना खाओ, पूरे आराम करो, शाम को आओ, सर्जरी बिल्कुल। करो। यहाँ तो दिन भर का झंझट, तो फिर ये क्यों लिया? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। तो मतलब आदमी धीरे धीरे चाहता है कि आराम होना चाहिए। नहीं, आप टीम वर्क है तो टीम वर्क में आपको आराम रहता ही है। यहाँ पे भी पूरी टीम बनी हुई है, हम्म। तो चूंकि वर्क डिवाइड हो जाता है तो स्ट्रेस नहीं रहता। प्लस वर्क फोर्स बहुत अच्छा है यहाँ पे भी। हमारे जो हमारी टीम के अलावा भी जो हमारा ग्राउंड स्टाफ है, जो हम्म। मैनेजरियल स्टाफ है, वो काफ़ी अच्छा है। हम्म। तो और दूसरा, एक तरह से आप जब डॉक्टर बनते हैं तो वो एक हैबिट में आ जाता है। राइट। इनफैक्ट अगर आपको वर्क ना रहे तो आप परेशान हो जाओगे। हम्म। चलो, अभी आपने एक बात किया स्ट्रेस, और स्ट्रेस हर किसी को होता है, बिल्कुल। चाहे काम छोटा हो। आप स्ट्रेस को कैसे रिमूव कर पाते हो? फिर ये एक बड़ा मैटर है आज की डेट का। आप क्या करते हो? एक तो मॉर्निंग में सबसे पहले जब मैं उठता हूँ तो शुरू के करीब 30-40 मिनट्स मैं पर्सनली अपने लिए रखता हूँ, हम्म। जिसमें मेरे पास पेट्स भी हैं और मेडिटेशन भी करता हूँ। तो थोड़ा सा, प्लस पेरेंट्स भी हैं तो उनके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। प्लस पूरे दिन भर की प्लानिंग मैं उसी समय कर लेता हूँ। राइट। उसके अलावा थोड़ी बहुत मेंटल रिहर्सल भी करता हूँ कि मान लीजिए अगर मैं बाहर निकला, हम्म। अगर कोई स्ट्रेस अगर मेरे दिमाग में आता है तो मैं उसको हैंडल किस तरह से करूँगा। हम्म। तो ये सारी चीज़ों से जो है स्ट्रेस तो अब तो आप मान के चलिए रेयरली ही कभी मैं स्ट्रेस में आता हूँ। हम्म। स्ट्रेस तो अब नहीं होता है अब चीज़ों को लेके। पहले होता था। पहले काफ़ी होता था जब हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट किए थे, हम्म। तो कई बार मॉर्निंग 6:30 पहुँचना होता था, रात को 11-12 बजे बज जाते थे। हम्म। अगले दिन फिर जल्दी आना है, और फिर कई बार ऑपरेट कर रहे हो तो उसके रिजल्ट का स्ट्रेस होता था कि कैसा रिजल्ट होगा। हम्म। और कई बार अगर पेशेंट कम हो गए तो स्ट्रेस, ज़्यादा हो गया तो भी स्ट्रेस हो जाता था। हम्म। इतने सारे मरीज को हम कैसे हैंडल कर पाएंगे। तो पहले तो हर स्टेप पे स्ट्रेस होता था। आप लोगों ने एक फुटप्रिंट बना दिया है, बहुत से लोग उसको फॉलो करने आ रहे हैं। बिल्कुल। मेरा प्रश्न ये है कि उनके लिए कोई सजेशन होगा जो कि वो स्ट्रेस ना रहे, काम को स्मूथली कर लें? जो पीड़ा आप लोगों ने देखी है, होता है ना कि बिल्कुल। तेरे तेरे पूरे पक्के पत्थर कंकड़ हम साफ चल करते रहा चले जा रहे हैं। है। ये हम लोग का स्ट्रेस बस्ट करने का जो सबसे अच्छा तरीका था, हम सारे लोग एक साथ बैठते थे हम्म। और काफ़ी ओपन कम्युनिकेशन हमारे बीच में होता था। राइट। तो जो भी प्रॉब्लम होती थी सबको रहता था कि आप टेबल पे रखिए, उस बात को हम डिस्कस करते थे। प्लस कभी 10 दिन, 15 दिन, महीने में एक आध बार हम लोग एक अपना फ्री डे भी रखते थे, जिसमें सारे डायरेक्टर एक साथ बैठ के कहीं घूम रहे हैं, बैठ रहे हैं, थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से भी स्ट्रेस खत्म हो जाता है। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी अगर पार्टनरशिप में काम है तो ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सामने वाले पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो आपको उसके किसी भी एक्शन पे डाउट नहीं होगा। आप उसको एक अदरवाइज नहीं लेंगे, और डाउट नहीं करेंगे तो फिर वो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो आपके यहाँ जितने भी मैक्सिमम देखे हैं डॉक्टर्स के साथ में उनके जो पार्टनर होती पार्टनर्स हैं, भी होते हैं। पार्टनर जो होती हैं, बिल्कुल। है ना, बिल्कुल। तो लाइफ पार्टनर भी डॉक्टर होते हैं। बिल्कुल। मगर आप डायरेक्टर लोग किसी को शामिल नहीं किए अपने लाइफ पार्टनर को? एक्चुअली हमारे यहाँ ये था कि सबसे पहले उनका तो खुद का अपना सेगमेंट चल ही रहा था, और आप अगर देखेंगे तो हम चारों में एक अच्छी फ्रेंडशिप थी। हमारे जो मैं हूँ या डॉक्टर अनिल हैं या विनय हैं या चारू हैं, लेकिन ये जो वाइफ लोग थे काफी बाद में आए, तो इनकी आपस में कोई ऐसी वो बॉन्डिंग नहीं बन पाई जो आपकी कॉलेज वाली बॉन्डिंग थी। तो इसीलिए हम लोगों ने इनको थोड़ा दूर ही रखा इस वेंचर से। और इनके अपने अपने अलग अलग सेगमेंट हैं तो उसमें काम कर रहे हैं। राइट।
तो कभी ऐसा नहीं आया कि हमसे पूछते नहीं और आप लोग काम कर जल्दी, हर घर पे होता है। नहीं, उनको इतना बिजी कर दिया है कि उनको ध्यान ही नहीं आता हमारी चीजों का, अब वो नहीं ध्यान देती हैं बिल्कुल। राइट। अभी आते हैं छत्तीसगढ़ के सिनेरियो पे। छत्तीसगढ़ में पिछले काफ़ी समय से बिल्कुल। जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो काफ़ी इम्प्रूव किया और काफ़ी ग्रोथ किया है। बिल्कुल। और पिछले अगर हम एक दशक को देखें, 10 हम्म, सालों में छत्तीसगढ़ में अस्पताल बहुत ज़्यादा आ गए, डॉक्टर्स बिल्कुल भी आ गए आ और गया। सुपर स्पेशलिटी एक से बढ़ कर के एक आ रही है। बिल्कुल। ऑप्थेल्मिक की तो मेरे को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि हम्म, ऑप्थेल्मिक कितने सुपर स्पेशलिटी ब्रांच आई ध्यान है। चाहिए। लेकिन अदर ब्रांच देखें जहाँ पे हमें पहले न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन मात्र शहर में 1 या 2 मिलते मिलते थे। थे, नेफ्रो 1-2 मिलते थे। अब सर सब मिल गए हैं दहाई बहुत के ज़्यादा। आंकड़े को पार कर चुके हैं। पार्टिसिपेट। तो कार्डिक कार्डियक सर्जन मिलते थे, कार्डियक सर्जन एक हुआ करते थे, बिल्कुल। सब पार कर कर गए गए। हैं। इतने नेक टू नेक कॉम्पिटिशन पे छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ पे डिपेंड हो गया है उड़ीसा, और लगभग डिपेंडेंसी बिल्कुल। उड़ीसा की उड़ीसा पे थी। आ चुकी है। बट इस बीच में तब यही प्रश्न उठता है कि इलाज पे लापरवाही बरती जाती है। हम्म, सही बात। क्या कंपटीशन ही इलाज के प्रति लापरवाही बरत रही है? चलो देखिए, लापरवाही टर्म तो कई बार क्या होता है कि जो पेशेंट जो दूर से आते हैं, हम्म। कई बार उनकी हिस्ट्री भी कई बार नहीं पता होती। जैसे जो पेशेंट आपके पास रेगुलर फॉलोअप में है ना, तो उनकी कई बार उनकी हिस्ट्री आपको मालूम रहती है। राइट। जो पेशेंट अगर अचानक से, कोई क्रिटिकल पेशेंट अगर अचानक से आज के डेट में आपके हम्म। पास आ जा रहा है, तो उस समय जो क्रिटिकल कंडीशन है, आप उस कंडीशन को आप हैंडल करते हो, उसको डील करते हो। हम्म। तो उसमें कई बार कुछ चीज़ें स्किप हो सकती हैं, लेकिन लापरवाही जैसी चीज़ें अभी टर्म यूज करना ठीक नहीं होगा। मेरे को हम्म। लगता है कि डॉक्टर्स तो अपने हिसाब से बेस्ट ही कर रहे होंगे। मैं तो वो टर्म से बोल रहा हूँ अ, जो मीडिया में छपती है। देखिए, मीडिया का अपना एक वर्जन है। हाँ। अब क्या है, देखिए कई बार अगर लोड ज़्यादा होता है ना, जैसे मान लीजिए अगर आप एक डॉक्टर अगर 10 मरीज देख रहा है, तो क्वालिटी ऑब्वियसली अच्छी होगी। राइट। लेकिन अगर एक डॉक्टर अगर 100 मरीज, 200 मरीज, 50 मरीज, 60 मरीज अगर देख रहा है, हम्म। तो कहीं ना कहीं उसका फोकस पूरा कुछ उस समय की जो अर्जेंट सिचुएशन उस पर ही जाता है। और जब वो हम्म। ऐसे काम करता है तो कुछ ना कुछ छूटने का चांस रहता है। हम्म। और उसी में जो है कई बार कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन वो गलतियां जानबूझ के नहीं की जा रही जानबूझ के लिए। हैं। हाँ। एक चीज़ है, कभी कई बार बात होती है, 1-2 बार मैंने भी कई लोगों से बात की और मेरे ज़हन पे हमेशा आती है, और जब मैं डॉक्टरों के साथ बैठता हूँ तो जल्दी ये बात करता हूँ, तो वो बात ये है कि अक्सर अस्पताल मैनेजमेंट के साथ में या डॉक्टर के बीच में कुछ ना कुछ मरीज के परिजनों के साथ में न्यूसेंस होता है। और बिल्कुल। गाहे बगाहे 3-1 महीने में कोई ना कोई खबर मीडिया आती में रहती है। सुर्खियां बन ही बन ही जाती है। जाती छोटी है। मोटी तवज्जो नहीं मिलती, लेकिन बिल्कुल। खबरें होती हैं। इतना कुछ बनने के बाद भी डॉक्टर अपने आप को कहाँ पे कमजोर पा रहे हैं? क्या काउंसलिंग कमजोरी है, या कुछ इनर मैनेजमेंट की बात होती है, या अपनी बातें वो मरीज के परिजनों को सही ढंग से समझा नहीं पाते कि ये बीच में फिर एक न्यूसेंस क्रिएट होता है? इसलिए इसमें देखिए, जो सबसे मेन रीजन जो है ना, वो परसेप्शन है। पहले जो थे डॉक्टर जो थे, चूंकि नंबर कम था, हम्म। तो उस समय डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन जो है बड़ा एक ट्रस्ट वाला रहता था। हम्म। डॉक्टर ने जो भी बोल दिया उसके ऊपर जो पेशेंट जो है डाउट नहीं करता था। हम्म। अभी जो है सोशल मीडिया की वजह से, प्लस जो बहुत सारी मूवीज में डॉक्टर को जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, तो पेशेंट के दिमाग में पहले से ही एक डाउट तो रहता ही है। जैसे अगर किसी पेशेंट को सर्जरी एडवाइस कर रहे हैं, हम्म। तो पहले ऐसा होता था, आपने एक बार बोला तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कंसिडर कर लेते थे। अब वो 10 जगह से बातें करता है या सोशल मीडिया में जाके देखता है, तो वो एक डाउट तो उसके दिमाग में रहता ही है। हम्म। प्लस आप ये मान के चलिए कि अगर कोई भी, आजकल देखेंगे इलाज भी थोड़ा कॉस्टली हो गया है, खर्चीला हो गया है। पहले के कंपेयर में सभी चीज़ों के चार्जेस बढ़े हुए हैं। हम्म। तो जहाँ पैसा खर्च हो रहा है और अगर ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो वो एक एग्रेशन भी रहता है। हम्म। उस बीच में अगर पेशेंट की अगर डेथ हो जाती है या कुछ केस अगर बिगड़ जाता है, तो वो सारी चीज़ें कल्मिनेट होकर फिर जो है वो डिफरेंट फॉर्म में बाहर निकलती हैं। तो ये जो आप देखेंगे, जो डिस्प्यूट होता है मेनली तभी होता है जब पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, पेशेंट गड़बड़ होता है। अगर पेशेंट एक तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज होकर चला गया, तो 99% केसेस में आपको कोई इशू नहीं होना है। जी, मैंने ये प्रश्न इसलिए किया कि आप मल्टी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी केसेस ज़्यादा कर रहे हो। ज़्यादा आप कर रहे हैं। आईसीयू को प्रॉपर देख रहे हो, आप न्यूरोसर्जरी केसेस देख देख रहे रहे हैं। हो। ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अकाउंटेबिलिटी वाला रहता होता है। है न्यूरोसेंस में। अभी सबसे मेन ये है कि आप पेशेंट में थोड़ा दिमाग में उनके डाउट रहता ही है। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि आप उनकी काउंसलिंग बार बार कीजिए। उनके छोटे इशू को भी कई बार पेशेंट शुरू से ही अगर एग्रेशन शो कर रहे हैं, तो
आप उनको थोड़ा सा समझा के रखिए, अदरवाइज इसका और कोई इलाज नहीं है, वो मिसट्रस्ट तो आ काउंसलिंग ही और गया। कम्युनिकेशन, क्योंकि पेशेंट के कम्युनिकेशन अटेंडेंट के लगभग ये कंप्लेन रहती है जब रहती है, बाहर आते हैं, हमसे बात होती बिल्कुल है कंप्लेन करते हैं करते हैं, कि डॉक्टर हमको प्रॉपर टाइम नहीं देते, नहीं दे रहे सुनते हैं, नहीं हाँ है। बिल्कुल, क्योंकि वो बातें शुरू में नहीं मालूम नहीं चलती, बोलते लेकिन कुछ होता है तो बाद में ये बता खबरें बनती हैं। आह, दोनों सेवा वाले काम आते हैं साहब। बिल्कुल, एक तरफ एजुकेशन है और एक तरफ हेल्थ का हेल्थ सेक्टर है। वगैरह, हेल्थ पे आपसे बात हो चुकी, बिल्कुल, और एजुकेशन की ओर आते हैं। हाँ एजुकेशन भी एक प्रकार से एक इंडस्ट्री के रूप में काम करने लगा है। बिल्कुल, और वो बच्चे आपके पास पढ़ने आते हैं जो टीनेज से बस एक पायदान शायद बाहर निकले होते हैं, पहला कदम बाहर बाहर निकाले निकलते होते हैं थे, और आपके दरवाजे पे आ जाते हैं। बिल्कुल, और उनके ऊपर ना सर बहुत प्रेशर होता है, बिल्कुल, पेरेंट्स का प्रेशर, खुद का समाज का प्रेशर प्रेशर, और खुद अपना प्रेशर। प्रेशर, ऐसे समय में कोचिंग का भी अपना प्रेशर होता है। बिल्कुल। एसवी एसवी कैसे काम करता है? देखिए, सबसे पहले तो हम बच्चों को जब हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं ना, तो ये हम सब हर बच्चा अलग होता है, हम सब बच्चों को एक जैसा ट्रीट नहीं करते। बिल्कुल। तो शुरुआत कुछ क्लासेस में ही हमको समझ में आ जाता है कि कुछ बच्चे विजुअल लर्नर हैं, कुछ बच्चों को चीज़ें जल्दी समझ में आ जा रही हैं, कुछ का हम्म मैथमेटिकल स्किल अच्छा है। हम्म तो हम उनको क्लियर कट हम गाइड करते हैं, बेटा आपकी हम्म प्रॉब्लम ये है, हम्म आपको फिजिक्स इस तरह से हैंडल करना चाहिए, आपको हम्म बायोलॉजी तो आप कर ले जाएंगे, आपको याद करने में दिक्कत आ रही है तो आप किस तरह से करेंगे। हम्म हमारा पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, तो हम उसी सिस्टम से चलते हैं। तो अगर आप बच्चे को एसेस करके उसको अगर आप कंटिन्यू काउंसलिंग करते रहेंगे, तो वो प्रेशर हैंडल कर लेता है। प्लस टाइम टाइम पे हम पेरेंट्स से भी बात करते हैं, क्योंकि आज के डेट में पेरेंट्स को भी काउंसिल करना बहुत ज़रूरी है कि वो अपने ज्यादा बच्चों, ज्यादा जरूरी हाँ उन्हीं ज़्यादा को हो गई ज़रूरी है। है, क्योंकि वो अनड्यू एक्सपेक्टेशन ना रखें। कई बार वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में रखते हैं कि आपको देखो मैं इतना मेहनत करके आपको भेज रहा हूँ, हम्म या देखो तुम्हारा बड़ा भाई इंजीनियर बन गया है या हाँ डॉक्टर बन गया, तब तुमको भी ऐसा करना है। हर बच्चा अलग है। बिल्कुल। आपने एक बात कही अभी, बच्चे कुछ विजुअल, तो तीनों कैटेगरी अगर हम बिल्कुल विशेष टॉपिक पे जाते जाते हैं, हैं, तो जो है, तो विजुअल कैटेगरी होती है, एक बिल्कुल लोगों की ऑडिटरी होती है, लोग ऑडिटरी सुनते होती हैं है, और कुछ फीलिंग के साथ सुनते हाँ हैं। तीनों कैटेगरी के बच्चे आपको हाँ आते हैं। करते हैं। तो जब तीनों पे फोकस करना हो, हम्म। तो उसके लिए कुछ विशेष प्रोटोकॉल बना रखा है आपने, या कुछ समझाया है कि हाँ नहीं भैया विजुअल तो विजुअल पे ऐसे देखिए, पढ़ाना है, एक्चुअली जो ऑडिटरी? जो क्लासरूम्स होती हैं ना, हम्म वो तो आप मान के चलिए विजुअल एंड ऑडिटरी ही होती हैं, क्योंकि उसमें आप एक ब्लैक बोर्ड है, उसके ऊपर आप कुछ बढ़िया डायग्राम आप दिखाओगे और आप बोल रहे हो। हम्म प्रॉब्लम वहाँ आती है, जो कुछ बच्चे पहले कनेक्शन फील करना चाहते हैं, जब वो कनेक्ट होते हैं, इमोशनल अब जो वो होते मैं हैं। वही बात, तीसरी जो थी हाँ, ना तीसरी जिसको मैं कैटेगरी है। एनएलपी के, जो थोड़ा सा मैंने भी एनएलपी को समझा, तो वो कहते हैं ना कि एनएलपी कहता है कि विजुअल, ऑडिटरी और कहना काइनेस्थेटिक, दो तो चाहिए, ठीक है, आप बोल हाँ रहे हो समझ रहे हो, आप प्रोजेक्टर लगा तो दिया, क्या लोग जाओ, देख देख के रहे हैं समझ विजुअल आएगी पे भी, बट वो जो फील करता है, जो काइनेस्थेटिक करना, है। उनसे ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत होती है। उनको हाँ आप बात कीजिए, उनसे समझिए, उनसे जहाँ आप बात करेंगे, उनकी प्रॉब्लम को समझेंगे, जहाँ उनको फ़ील करना स्टार्ट होता है कि नहीं सर समझ रहे हैं, हम्म ये मेरी बातों को समझ रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वहाँ वो फिर कनेक्शन आपसे फ़ील करते हैं। राइट। तो यही काम हम करते हैं। हम सारे टीचर को हमने बोल के रखा हुआ है कि जो ऐसे बच्चे आपको जहाँ भी लगते हैं, आप हम्म उनसे बस सिंपली कनेक्शन एस्टेब्लिश कीजिए। आ, हर साल आती है नीट के, तो बच्चों ने छत से कूद दिया या किसी ने फांसी लगा ली, हालांकि छत्तीसगढ़ में ये रेशो अभी कम है, बिल्कुल, लेकिन प्रेशर तो क्रिएट हो रहा है, हो वो रहा है। जाने अनजाने में देखें बिल्कुल, तो काफ़ी प्रेशर क्रिएट है। बिल्कुल, क्या सजेशन रहेगा ऐसे में, क्योंकि ये बच्चों का काम नहीं, ये मेन है प्रेशर। जितना मैंने स्टडी किया, बिल्कुल। खास करके कोटा को लेकर के, उस पर यह है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स का दबाव था, बच्चे अपने आप को अलग थलग महसूस कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली, इसमें जो सबसे मेन रीज़न जो आपने एक टर्म यूज़ किया ना, कि बच्चे जो है अलग-थलग महसूस करते हैं। ये करते जो हैं होते हैं। एक्सट्रीम स्टेप बच्चे तभी उठाते हैं जब उनको लगता है कि मेरी बात कोई समझ ही नहीं रहा है और मेरे पास कोई होप बचा ही नहीं है। हम्म तो आप ये देखेंगे कि ये इवेंट होने से पहले कुछ ना कुछ आपको एपिसोड मिलने शुरू हो जाएँगे, हाँ, इशारा तो कर ही कर देते ही हैं देते हैं। बच्चे, बिल्कुल। तो एक्चुअली खासकर अगर हमको लगता है, और दूसरा इंसिडेंस ये होता है कि कई बार जो है हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है जी। कि अगर आप देखेंगे, अगर छत्तीसगढ़ में अगर 8-10 सुसाइड भी हो रहे हैं, तो भी पूरे पॉपुलेशन के कंपेयर में वो नंबर ऐसा लगता है कि कम ही है, हम्म लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो जब तक वो चीज़ें आपके साथ नहीं होती ना, तो वो उससे सिंक नहीं कर पाते हैं। तो मेरे हम्म पेरेंट्स से यही सजेशन है कि वो लगातार बच्चों को बात करते रहें, और बच्चों का जो ट्रॉफी नहीं यूज करना चाहिए। ट्रॉफी का हम्म मतलब ये होता है कि आप अगर इतने नंबर लाओगे तो आपको हम गाड़ी दिलवा देंगे, या आप इतने नंबर लाओगे तो फिर आप अच्छे बच्चे हो, हम्म कम नंबर आ गया तो आप नहीं तो खराब होगा। ये तो कोचिंग वाले डालते हैं कंपटीशन में, पहले ही बोर्ड लगाते हैं साहब, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। हाँ, ये ट्रेंड भी काफ़ी गलत चल गया है।
हाँ। तो इस ट्रेंड को हम फॉलो नहीं करते हैं। आप एसबी में आप जब भी देखेंगे ना, हम्म। हमारा ऐसा ट्रेंड हमारा बिल्कुल भी नहीं है कि हम जब भी हम कोई भी सेलिब्रेशन हम कंटिन्यू करते हैं, या जो भी जब भी हम सेलिब्रेट करते हैं रैंक को, हम्म। उसके साथ साथ वो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेहनत करने के बाद हम उनको भी बुलाते हैं और उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं कि तुमने मेहनत की, तुम्हारा जो सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप अगली बार तैयारी करोगे तो हो जाएगा। या आप जो है, कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो मेडिकल फील्ड के लिए बने ही नहीं है, उनका ओरिएंटेशन ही बिल्कुल अलग है, वो टॉकेटिव होते हैं, वो अदर फील्ड में बहुत अच्छा करेंगे, तो हम उनको भी सजेस्ट करके साफ साफ बता देते हैं कि आपको अब प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, आपका सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल है। ये बढ़िया बात है। हाँ, नहीं ये आप मान के चलिए कि अगर मेरे पास 100 बच्चे काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं तो 15-20 बच्चों को तो मैं क्लियर कट बोलता ही हूँ कि आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए, आपका मुश्किल है सिलेक्शन होना। लेकिन कई बार वो बच्चे भी नहीं मानते, उनको लगता है कि मैं सर गलत बोल रहे हैं। लेकिन ये फैक्ट है कि आप एग्जाम अगर देखेंगे तो 10% बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं, तो 100 में से 10 बच्चे ही सेलेक्ट होंगे, 90 तो नहीं होंगे वो। और इतने दिन से हम लोग देख रहे हैं तो हमको आइडिया लग जाता है कि किसका ओरिएंटेशन है, किसका ओरिएंटेशन नहीं है। तो मतलब एक ये भी होना चाहिए कि जब वो 10th 11th पे आए और बच्चा प्रिपेयर करने जाए कि मुझे नीट पे जाना है या इंजीनियरिंग साइड में जाना है, तो उसकी काउंसलिंग का पहले होना चाहिए। देखिए, काउंसलिंग में 2 ही एस्पेक्ट होना चाहिए। एक तो ये होना चाहिए कि अगर आपकी उस जो भी सब्जेक्ट है उसको ग्रैस्प करने की कैपेसिटी है कि नहीं, आप वो जो जितनी चीजें हैं, आप फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, आप उसको ग्रैस्प प्रॉपरली कर पा रहे हैं कि नहीं। सबसे पहली कैपेसिटी तो आप में ये होनी चाहिए। दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि ये जो नीट का जो एग्जामिनेशन है ये मेहनत वाला पार्ट है, मतलब आपको 4 आवर्स 5 आवर्स 6 आवर लगातार आप फोकस कर सकते हैं कि अगर ये 2 एबिलिटी है तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। और दोनों में से कोई एक भी लैकिंग है तो बहुत मुश्किल है सिलेक्शन, इसको आप कंपनसेट नहीं कर सकते। तो हम मेनली इन्हीं 2 चीज़ों पे हम असेस करते हैं कि बच्चा जो है उसका आईक्यू लेवल कैसा है, और दूसरा जो है वो उसका एटीट्यूड क्या है एग्जाम को लेकर, वो मेहनत करेगा कि नहीं करेगा। उस बेसिस पे हम, हमारा पूरा एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, उस पर हम असेस करते हैं इसको। आप बस्तर जैसे क्षेत्र में रह करके और एम्स दिल्ली का सफ़र किया नीट पे, और आपने अभी बीच में बोला था कि हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बाकी स्टेट से उतना कॉम्पिट नहीं कर पाता है। कहाँ पे कमजोरी लगती है? बेसिकली हमारा जो बेसिक एजुकेशन जो है ना वो काफ़ी कमज़ोर है। अभी तो बहुत सारे स्कूल आ गए हैं लेकिन हमारा बेसिक एजुकेशन काफ़ी, स्कूलिंग काफ़ी गड़बड़ है। अगर आप खासकर गवर्नमेंट स्कूलों में अगर आप जाके देखेंगे तो 5th तक के बच्चे तो अपना नाम भी नहीं लिख पाते हैं, आप देखेंगे। और उसके अलावा जो है अभी थोड़ा इंग्लिश मीडियम के स्कूल काफ़ी सारे आ गए हैं। पहले ये होता था कि जितनी भी स्टैंडर्ड अच्छी बुक्स होती थी सारी इंग्लिश मीडियम में ही मिलती थी। तो इस वजह से भी हमारा जो BH छत्तीसगढ़ के एरिया जो लैग कर जाता था। और एक तो बुक्स की प्रॉब्लम हो जाती थी, लैंग्वेज की, दूसरी चीज़ें जो है एजुकेशन जो है, जैसे मैं भी जब 11th-12th में पढ़ता था अपने स्कूल में था तो वहाँ पर टीचिंग बहुत अच्छी नहीं थी कि मुझे अगर कोई डाउट हो रहा हो तो मैं किससे जाके पूछूं। और अभी तो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, बहुत सारे कोचिंग वाले फ्री में भी अपने कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, तभी तो आपको नॉलेज मिल जाता है। चलो, अब आप बार बार सोशल मीडिया कर रहे हैं, सोशल मीडिया को लोग बुरा भी बोलते हैं कि सोशल मीडिया के चक्कर में मेरा बेटा बर्बाद हो गया, मेरी बेटी बर्बाद हो गई, और आप ही लोग यूट्यूब में पढ़ा भी रहे हो। आप देखेंगे ये जो एक ऐसी चीज, जैसे आप चाकू को लीजिए, अब भाई उसका इन्वेंशन जब हुआ होगा तो उसमें बहुत, जैसे एक कार्टून बहुत आता है फेमसली कि जब सबसे पहले जब इलेक्ट्रिसिटी जब इन्वेंट हुई और जब लोगों ने जब उसको यूज करना स्टार्ट किया तो उसका एक कार्टून बना था। उसमें शो कर रहा था कि आप जब बल्ब जलाएंगे तो आपको करंट लग जाएगा, इससे घर में आग लग जाएगी, यानी इतनी बुरी चीज है। लेकिन आज देखिए वो आप उसको अपने लाइफ से अलग नहीं कर सकते। तो सोशल मीडिया एक तरह से हमारा एक एडवांसमेंट है, आप इसको आप अपने से अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको आप एज ए टूल यूज करेंगे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने नॉलेज को गेन करने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां ये टूल के बियॉन्ड हुआ तो फिर आपको जो है ये दिक्कत करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए जरूरी है कि इनिशियल स्टेज में जब भी बच्चे जब सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं थोड़ा सा उनके ऊपर नियंत्रण रखिए। एक स्टेज के बाद जहां उनको समझ में आ गया कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसको टोटली बैन करना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बैन करना उचित नहीं है। हाँ, लोगों को उसी तरह जिस तरह कि आप अपने बच्चों को गाड़ी सिखाते हो, यानी मोबाइल भी चलाना सिखाना पड़ेगा। ये भी एक क्लास, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ये यूट्यूब का ज्ञान ये कितना फायदेमंद है? देखिए, जो अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो तो काफ़ी हेल्पफुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बहुत सारी जो मेडिकल से रिलेटेड नॉलेज है या हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज है उसको एक बार जरूर फिल्टर कर लेना चाहिए। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ,
कि एजुकेशन की पूरी कोर्सेस जो है वो भी हाँ, यूट्यूब में अवेलेबल है, बिल्कुल, और बच्चे पढ़ते भी है, बीच बीच में पढ़ते भी खाते हैं, भी है कि केवल यूट्यूब को देख देख के वो नीट क्वालिफाई कर गया, कर गया, यूट्यूब में पढ़ पढ़ के वो कूली का काम करता था, वो आईएएस या आईएएस आईएएस बन बन गया, गया, वो अभी हमने देखा था साउथ का बिल्कुल, कोई बंदे थे बिल्कुल। आईएएस में आ गए। देन यूट्यूब को देख देख करके लोग आपके पास भी आते हैं, साहब ये दवाई क्यों लिख रहे हो, ये दवाई की जरूरत नहीं हाँ, है। बिल्कुल ये आते हैं, मैंने होता है। यूट्यूब पे देखा था सर, ये वाली ड्रॉप मैं डालना चालू मैं कर ड्रॉप कर दिया। दिया। अभी दो कंट्रोवर्शियल आपके ही फील्ड पे है, एक एजुकेशन का सेक्टर और एक इधर देखिए पे है। एजुकेशन वाला पार्ट तो आप यूट्यूब से, जैसे आप 10th का कोर्स है, 11th का कोर्स है, हम्म या कोई एमबीबीएस से कोई पैथोलॉजी पढ़ा रहा है, तो वो चीज़ें तो आप यूट्यूब से ग्रैस्प कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाला क्वालिफाइड आदमी ही पढ़ा रहा है। हम्म लेकिन अब मेडिकल का नॉलेज आप, या अपना इलाज जो है, या आप सर्जरी जो है, वो आप यूट्यूब से नहीं कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसे मरीज आते हैं आपके अस्पताल में, यूट्यूब देख कर हाँ, क्या तो बोले उनको हम आप मेरे समझा को देते हैं, उनको हमको समझाना पड़ता है, उनकी थोड़ी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही एक लेडी आई थी, आँख में जो है गलत दवा डाल ली थी, हम्म तो उसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन अब वो इसका है साइड इफ़ेक्ट साइड इफेक्ट है है, यूट्यूब का। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के आप ये सजेस्ट करते हो कि यूट्यूब इतना बुरा नहीं है, नहीं सोशल है, मीडिया इतना बुरा नहीं है, बिल्कुल, बट थोड़ी आपको समझदारी से यूज़ करें, समझदारी से यूज़ करें। यूज करें। जैसे हम मूवी देखने जाते हैं, तो वहाँ आपको अगर बारिश आ रही है, तो आपको समझ में आता है नहीं कि वो सिर्फ़ मूवी में बारिश आ रही है। आप वहाँ छाता नहीं हाँ, निकाल लेते हैं। वही चीज़ राइट। आपको यहाँ रखना है, कि जो चीज़ बता रहा है, क्या काम की चीज़ें हैं, क्या नहीं है, उस पे आपको ध्यान रखना है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो, अब एक अंतिम प्रश्न जो मैं हर शख्स से पूछता हूँ वो ये है, क्योंकि एक डॉक्टर फैटर्निटी एक ऐसा विभाग है जो स्कूल का क्रीमी लेयर होता था, बिल्कुल, सबसे क्रीम, बिल्कुल, क्योंकि जो स्कूल का टॉपर था वही पीएमटी निकालते पीईटी थे। को और अभी नीट को निकालता है, बिल्कुल, उसके बाद फिर बाकी सेगमेंट चालू होते थे, और ये बुद्धिजीवी वर्ग कहलाता है साहब। बिल्कुल, अब आप दो विभाग देखते हो, एक एजुकेशन भी देख रहे हो जहाँ पे करियर डिजाइन कर रहे हो, और एक बिल्कुल, लाइफ सेविंग पे आते हो। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में अगर आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी जाए, बिल्कुल, चुनाव नहीं लड़वाना है आपको, बिल्कुल, मगर दे दी जाए, दी थोड़ी देर जाएगी। के लिए बिठा दिया जाए, तो डॉक्टर सुनील मल दो आधारभूत जो चेंजेस करना है वो क्या क्या करेंगे? देखिए, एजुकेशन में पूरे ग्रास रूट लेवल तक पहुँचा दूँगा, हम्म कि एटलीस्ट 10th तक जो बच्चे हैं ना, हम्म। उनको एक एक बहुत स्टैंडर्ड का एजुकेशन जो वो मिल जाए, और तो उसके जो लिए जो, अभी लगातार बोलते हैं बिना परीक्षा दिए भी आपको पास करना, कंपलसरी नहीं, ये पास चीज़ें करना। नहीं। एक तो देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपको जो टीचर जो काम कर रहे हैं ना, हम्म उसमें आपको उनको अच्छे इंसेंटिव और अच्छी सैलरी देनी होगी। मुझे लगता है कि आपका जो जो टीच कर रहा है, हम्म उस टीचर को आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि टीचिंग में अभी वही लोग जाते हैं जिनको बाकी कहीं कोई जॉब नहीं मिल रही है। राइट। अभी फिर भी थोड़ा सा गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, लेकिन जो आईआईटी किए हुए बच्चे, या हम्म कोई एमएससी केमिस्ट्री किया हो, या जो कोई पीएचडी कर लिया हो, तो वो जब तक उसको कोई और अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक तो वो टीचिंग कर लेगा, लेकिन जैसे ही उसको कोई जॉब लगी, वो टीचिंग छोड़ के चला हाँ, मतलब जाएगा। कोई काम नहीं मिला तो टीचर बनते हैं लोग। बनते हैं। तो सबसे पहले टीचिंग को ही इम्प्रूव करना जरूरी है, क्योंकि एक बार अगर टीचिंग अच्छी हुई, तो वहाँ से ग्रास रूट लेवल से बच्चे अच्छे निकलेंगे, और ठीक जब है। बच्चे अच्छे निकलेंगे, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दूसरी चीज़ जो है, जो गवर्नमेंट जो है कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे अभी देखेंगे मलेरिया की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, हम्म डायरिया की समस्या इतनी ज़्यादा है, अभी आज भी चलती आज है। भी चल रही है अभी राइट। बस्तर में। प्लस उसके अलावा आप देखेंगे कि प्रिवेंटाइन हेल्थ डिजीज पे कोई भी काम नहीं कर रहा है। हार्ट अटैक आ जा रहा है, कैंसर इतना बढ़ता जा रहा है, किडनी फेलियर हो रहा है। हम्म तो हमको भी प्रिवेंटाइन हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कि एक बार बीमारी होने से पहले ही अगर आप उसको रोक देंगे, हम्म तो बहुत सारी चीज़ों को आप इससे हट सकते हैं। और आप देखेंगे फोकल पॉइंट है छत्तीसगढ़ में, हम्म जहाँ पे आपको दिखेगा कि बहुत सारी चीज़ों की, इन चीज़ों के केसेस आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो उन पे हम हम्म। ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल। दो महत्वपूर्ण बातें की थी, शुरुआत किया था मैंने डॉक्टर सुनील मल जी से, अस्पताल को लेकर के, इनके करियर को लेकर के, तीन अलग अलग सेगमेंट पे काम, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी आंखों की सर्जरी, साथ साथ में नीट के बच्चे तैयार हैं, इन्हें डॉक्टर बनाने का काम भी, और तीसरा फिर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी। और प्रश्न क्लोज किया कि क्या चेंजेस की आवश्यकता है। बस ये प्रश्न इसलिए होता है, ये प्रश्न है हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लिए, वे लोग जो नीति आयोग में बैठे हैं, जो लोग योजनाएं बनाते हैं, उन्हें सोचने की जरूरत है। एक डॉक्टर ये कह रहे हैं जो कि एक टीचर भी है, उनका कहना है कि टीचरों का सम्मान अगर होगा तो या देश का समुचित विकास, संपूर्ण विकास, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर साहब हमारे धन्यवाद। साथ इस महत्वपूर्ण समय को देने के लिए। अगले फिर मिलूंगा किसी एक नई शख्सियत के साथ, एससीजी न्यूज़ पर।